अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 12 का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उर्दू में इसे कहते हैं बरकी सुकूनियात। बरकी सुकूनियात फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऐसे इलेक्ट्रिकल चार्जेस की स्टडी करते हैं जो स्टेशनरी कंडीशन में होते हैं, जो रुके हुए होते हैं। यानी अगर चार्जेस जो हैं अगर वो रेस्ट में हैं तब उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करना या उनके इफ़ेक्ट्स की स्टडी करना जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जो ग्रेट साइंटिस्ट जो गुजरे हैं, जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, उनमें सबसे पहला नाम आता है कूलम का, जिन्होंने कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि बहुत ही बेसिक लॉ है और उसी को बेस बनाकर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो इस ब्रांच की जो है वो डेवलपमेंट हुई है। इसी तरह से एक और बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम है गॉस। तो गॉस जो है उन्होंने भी एक्चुअली गॉस जो है वो एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लॉ उन्होंने दिया था जिसे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत उसी लॉ के स्टेटमेंट से ही करने वाले हैं, लेकिन गॉस थ्योरम या गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने से पहले हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की या जो बरकी मैदान होता है उससे रिलेटेड एक बहुत ही ख़ास, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। आप याद रखिए, बरकी मैदान की जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंग्लिश में इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं और उर्दू में कहते हैं बरकी नफाज। आप देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मतलब है वो ये है कि जब आप किसी क्लोज्ड बॉडी को चार्ज करते हैं तो वो तमाम चार्जेस जो हैं, जो बरकी बार उसको आप देते हैं उस जिस्म को, वो तमाम बरकी बार उसकी सतह के ऊपर बाहर जो है वो बिखर जाते हैं, यानी बाहर वो तकसीम हो जाते हैं उस सतह के ऊपर। और जब ये बरकी बार उसकी बाहर वाली सतह के ऊपर तकसीम हो जाते हैं तो उस वक्त उसके चारों तरफ बरकी मैदान तैयार हो जाता है। वो जो बरकी मैदान जो तैयार होता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर एक ख़ास बात यह होती है कि उस बरकी मैदान की हिद्दत मतलब इंटेंसिटी और उस पर्टिकुलर जिस्म के जो उसका जो एक छोटे से पार्ट का जो एरिया होता है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट के एरिया यानी रकबा, इन दो लोगों के दरमियान अगर आप स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो जो नंबर आपको मिलेगा, जो स्केलर नंबर जो आपको मिलेगा यानी गैर सिमती नंबर जो आपको मिलेगा, उसे कहते हैं बरकी नफाज। ओके, बरकी नफाज का मतलब होता है कि बरकी मैदान की हिद्दत और रकबा, इन दो लोगों के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट। इसी लिहाज से इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसके अलावा डी फाई होती है। ओके, एक एलिमेंट्री पार्ट के लिए हम उसको डी फाई से ज़ाहिर करेंगे, तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई बार डॉट डी एस बार। यहाँ पर ई बार जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और डी एस बार जो है वो एरिया वेक्टर है, एरिया नॉर्मल वेक्टर। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है डी फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार, आप इसको दोनों साइड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बार। अब आप डॉट प्रोडक्ट जो है उसको हटा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप इंटीग्रेशन डी फाई को हटा सकते हैं, तो इंटीग्रेशन डी फाई का आंसर हो जाएगा फाई। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार। इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं और वो ये है कि अगर हम ये डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो वहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा आएगा, यानी फॉर्मूला बन जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई बार एंड डी एस बार। ओके, ये फॉर्मूला हो गया बरकी नफास का। इस फॉर्मूले को देखकर अगर हम इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन बनाना चाहें तो आप देखिए, इसकी जो एसआई यूनिट बनेगी वो होगी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर आप उसको पर मीटर स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, यानी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक्चुअली न्यूटन पर कूलम जो है इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मीटर स्क्वायर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एरिया। ओके, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से टोटल मिलाकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यानी बरकी नफास जो है उसकी एसआई यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
यहाँ पर आप एक और चीज़ याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है। ओके, तो अगर हम उसको वोल्ट पर मीटर लेते हैं तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो अब अपॉन में एक मीटर है और मल्टीप्लाइड बाय मीटर का स्क्वायर है, तो मीटर से मीटर का स्क्वायर कट जाएगा और इस तरह से एक और यूनिट आपको मिलेगी, वो होगी वोल्ट इंटू मीटर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई सिस्टम जो है उसमें दो अलग अलग यूनिट्स हैं, एक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और एक है वोल्ट पर मीटर। साथ ही साथ आप इसका डायमेंशन भी बना सकते हैं। इसका जो डायमेंशन है इसके अंदर जैसा आप देख रहे हो कि एक तरफ है न्यूटन ऊपर, तो न्यूटन की डायमेंशन आएगा L1 m1 t-2, बाजू में मीटर का स्क्वायर है L2, तो L1 और L2 L3 हो जाएगा। और अपॉन में नीचे कूलम है, कूलम का मतलब होता है आई इंटू टी, मतलब आप उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम ले सकते हैं। जब आप इन दोनों को ऊपर लेकर आओगे तो फॉर्मूला जो मिलेगा, यानी जो आपको डायमेंशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा L3 m1 t-3 और I-1। ओके, आई जो है इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इस तरीके से हम बर्किना फास का आबाद जो है उसका जो डायमेंशन है वो बता सकते हैं। तो ये आप इसकी एसआई यूनिट्स और उसका आबाद जो है वो ध्यान में रखिए। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एमसीक्यूज वगैरह के अंदर पूछा जा सकता है। ओके, हमको अब यहाँ पर देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए जो गॉस लॉ है वो उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका बयान क्या है, और साथ ही साथ हमको उसके एप्लीकेशंस देखना है कि उसके अहम इतलाक क्या होते हैं। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल उसका स्टेटमेंट रहेगा और वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि बरकाए हुए बंद जिस्म के बाहर निकलने वाला बरकी नफाज हमेशा Q/ε0 के बराबर होता है। Q जो है वो बरकी बार हैं यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, और ε0 जो है वो खला की या हवा की परमिटिविटी है। ओके, अब आप इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं। बात हो रही है बरकी नफास की जिसकी अलामत है फ़ाई, और फ़ाई की वैल्यू काय के बराबर बताया गया है Q/ε0 की। इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा फ़ाई इज इक्वल टू Q/, यानी ये जो फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है फ़ाई इज इक्वल टू Q/ε0, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर गॉस थ्योरम या गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, आप एक बार फिर से याद रखिए कि ये फॉर्मूला सिर्फ क्लोज्ड बॉडीज़ के लिए ही अप्लीकेबल है, यानी ऐसी सरफेस जो क्लोज्ड है उसको जब चार्ज करोगे तो चार्ज करने के बाद उसमें से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू होगी Q/ε0 के बराबर। दिस इज phi is equal to Q/ε0। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो ये था गॉस का कानून। अब यहाँ पर हमको देखना है कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो आप देखिए हमारे इस नए सिलेबस के मुताबिक इसके लिए 3 अलग अलग एप्लीकेशंस जो हैं वो है यानी दिए गए हैं। पहला एप्लीकेशन है टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज्ड स्फीयर, यानी अगर आपको एक चार्ज्ड स्फेरिकल सरफेस दी जाए या फिर एक आधा ऐसा हॉलो स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, और उसको चार्ज करे तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो मालूम करना, यानी उसकी वैल्यू मालूम करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर, ये मालूम करने के लिए हमको गॉस थ्योरम जो है वो गॉस लॉ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर आपने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग एक मेटल वायर लिए, एक बहुत लंबा आप वायर लो मेटल वायर और उसको चार्ज करो, और चार्ज करने के बाद उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो उसकी वैल्यू मालूम करो, तो ये उसकी दूसरी एप्लीकेशन है। मतलब सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो है वो ये है कि टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड ए वेरी लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, यानी बहुत ज़्यादा लंबा जो वायर होता है जो कि बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना। और उसी तरह से तीसरा और आखिरी एप्लीकेशन जो है गॉस लॉ का वो है टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड ए चार्ज्ड शीट। मतलब कोई बरकाया हुआ कोई वर्क आपके पास है, कोई शीट है, शीट यानी वर्क, या आप उसको सफ़ा भी कह सकते हैं, ओके, या चादर भी कह सकते हो। तो एक आपके पास एक प्लेन जो है शीट है
और उस प्लेन शीट को आपने चार्ज किया हुआ है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मालूम करना है। तो इस तरीके से ये 3 अलग अलग एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ के। ओके, अब हमको डिटेल्स में ये तीनों एप्लीकेशंस को देखना है। तो देखिए, अगला जो मतलब पॉइंट हम लोगों को करना है, पहला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो है टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सरफेस। यानी एक बरकाया हुआ कुरवी जिस्म है, उस कुरवी जिस्म की जो कुरवी सतह जो है तो उसकी बर की हिद्दत मालूम करना। ओके, सबसे पहले हम इसमें एक फिगर जो जिसकी स्टडी हमको करेंगे वो ये है। आप देखिए यहाँ पर जो बीच में जो दायरा आपको दिख रहा है, सॉलिड दायरा, यहाँ पर ये इस जगह पे ये जो गोल दायरा आपको नज़र आ रहा है सॉलिड लाइन से बना हुआ, तो ये एक कुरवी जिस्म है, एक स्फेरिकल एक ऑब्जेक्ट है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब आप इस कैपिटल आर रेडियस वाले इस जिस्म को यानी इस कुर्रे को चार्ज करो। तो मान लो इसको प्लस क्यू चार्ज से इसको चार्ज किया गया। जब आप इसको प्लस क्यू चार्ज से चार्ज करेंगे यानी इसको बरकाएंगे, तब ये तमाम बरकी बार इसकी बाहर वाली सतह के ऊपर चले जाएंगे। यानी बरकी बार जो है उनकी ये आदत होती है कि वो जिस्म के अंदर नहीं रहते बल्कि वो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, बाहर वाली सरफेस पर। तो तमाम बरकी बार इसके बाहर वाली सतह पे तकसीम हो गए। जब ये तमाम बरकी बार इसकी बाहर वाली सतह पे तकसीम हो जाएंगे तो इसके चारों तरफ का जो इलाका है वहाँ पर बरकी मैदान बन जाएगा उस जगह पर। तो इसके चारों तरफ एक बरकी मैदान बन गया। अब इस बरकी मैदान के अंदर हम एक नया काम ये करेंगे कि इस कुर्रे के मरकज से, मतलब उसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर हम एक पॉइंट पी लेंगे। मान लो कि हमने सेंटर से आर यानी स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया। पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम की है और पता चला कि वो ई बार है। ओके, ई बार, कैपिटल ई बार इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी मान लो। अब हम एक काम करते हैं कि पॉइंट पी से गुजरने वाली जो इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस जो बनेगी वो पूरी एक इमेजिनरी सरफेस हम बनाते हैं। ये जो सरफेस बनेगी तो इसको डॉटेड सर्कल से दिखाया गया है। ये रियल में एक स्फेरिकल सरफेस होगी, मतलब कुर्रानुमा सतह होगी। इस तसव्वुराती कुर्रानुमा सतह को गॉसियन सरफेस कहा जाता है। हम इसे उर्दू में गाउजी सतह कह सकते हैं, गॉसियन सरफेस। आप याद रखिए, गॉसियन सरफेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गॉसियन सरफेस बेसिकली एक ऐसी सतह होती है, एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी रहती। ओके, व्हाट इज गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस इज द इमेजिनरी सरफेस इन विच ऑल द पॉइंट्स पजेज सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। यानी ऐसी सतह जिसके तमाम नुकात पर बर की हिद्दत बिल्कुल एक जैसी हो, उसे गॉसियन सरफेस या गाउजी सतह कहते हैं। और इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर जो डॉटेड सर्कल दिखाया गया है तो वो एक्चुअली गॉसियन सरफेस है। ओके, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो ओरिजिनल जो जिस्म है उसका रेडियस कैपिटल आर है और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है। ओके, अब हम इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। आप देखिए, सबसे पहली जो शुरुआत हम करेंगे वो करेंगे इस बात से कि जब इस बॉडी को चार्ज किया गया तो इसके जो चार्जेस हैं वो इसकी सतह पे तकसीम हो गए। जब तमाम चार्जेस सतह पे तकसीम हो जाएंगे तो इसकी सतह के अंदर एक चार्ज डेंसिटी बन जाएगी। वो जो चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू होगी चार्जेस अपॉन सरफेस एरिया। अब आप एक चीज़ देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे आमतौर पे सिग्मा से जाहिर करेंगे तो वो आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो चार्जेस की वैल्यू है Q और सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। आप याद रखिए, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 4π रेडियस का स्क्वायर यानी 4πr²। तो R इज कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, देयरफॉर 4π कैपिटल R²। अब आप 4πr² को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो तो Q की वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R²। ओके, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से हमने वो चार्जेस मालूम कर लिए जो स्फेरिकल सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड किए गए हैं। ओके, अब आप यहाँ पर ऐसा इमेजिन करो कि मान लो हमने ये जो स्फीयर है
तो इस स्फीयर को जो है हवा में मान लो रखा गया है, हवा या खला में आप उसको इमेजिन कर लो, ठीक है। अगर वो खला में या वैक्यूम में, मतलब एक ऐसे फ्री स्पेस में है जिसके लिए डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, ओके, के की वैल्यू 1 है, तो ऐसी सूरत में अगर हम इसके लिए गॉस थ्योरम का अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन जीरो। जाहिर है के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हवा के लिए या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है। तो फॉर्मूला में यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो को शिफ्ट कर लें तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी फाई इंटू एप्सिलॉन जीरो। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम दोनों जो इक्वेशंस हैं, मतलब इक्वेशन 1, यहाँ आप देखिए इक्वेशन 1 क्यू की वैल्यू है सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर क्यू की वैल्यू है फाई इंटू एप्सिलॉन जीरो। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा फाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। और अब आप एक काम करो, यहाँ पर फाई की वैल्यू यानी एप्सिलॉन जीरो को दूसरे साइड में शिफ्ट कर दो, तो फॉर्मूला बचेगा फाई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। ये हमारी इक्वेशन 3 है, और ये बर्की नफास को यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जाहिर करती है उस चार्ज स्फीयर के चारों तरफ। ओके, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज किया हुआ जो सरफेस है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इतना होगा, इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से। अब यहाँ पर हम गॉस थ्योरम जो है उसमें जिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने बात किए थे, अब हम उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को याद करेंगे। आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार। यहाँ पर आप डॉट हटा सकते हैं, जब आप डॉट हटा लेंगे तो यह आ जाएगा ई डी एस इंटू कॉस थीटा। आप चाहो तो कॉस थीटा को पहले लिख सकते हो, तो फॉर्मूला मिलेगा फाई इज इक्वल टू ई डी एस ई कॉस थीटा इंटू इंटीग्रेशन डी एस का आंसर एस हो जाएगा। ओके, अब जाहिर है यहाँ पर हम कॉस थीटा की वैल्यू हटा सकते हैं। आप देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है तो उसके लिए एक रीज़न आप समझ लो पहले। ये जो हमारे पास जो बॉडी हमने बनाई थी, आप इस जगह पर देखिए, इस फिगर को देखकर आप समझ सकते हैं कि डी एस बार वेक्टर और ई बार वेक्टर यानी डी एस बार और ई बार वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ओके, जब ये दोनों अलॉन्ग द सेम लाइन अगर हैं, एक ही डायरेक्शन में अगर हैं, तो फिर उनके बीच का जो एंगल होगा थीटा, इट विल बी ज़ीरो। ओके, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। जब हम यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू अगर ऊपर के फॉर्मूले में रखें तो आपको फॉर्मूला मिलेगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। यहाँ पर आप याद रखिए एस जो है इट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। और इस पर्टिकुलर केस में यानी ये जो क्वेश्चन हम अभी इस वक्त कर रहे हैं, इसमें गॉसियन सरफेस जो है वो एक स्फेरिकल सरफेस है, इसीलिए यहाँ पर कैपिटल एस का मतलब होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि उसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है। तो इस तरह से आप एस की जगह पर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर रख सकते हो। जब ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रखेंगे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब आप यहाँ पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर कर सकते हैं। आप देख लीजिए एक बार इक्वेशन 3 जो है वो ये वाली इक्वेशन है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और इक्वेशन नंबर 4 जो है वो है फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई R स्क्वायर। इन दोनों को आप कंपेयर कर लो, दोनों का माज ना करो। जब आप दोनों का माज ना करेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा ई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो। आप 4 पाई r स्क्वायर को उस साइड में शिफ्ट कर दो, इधर अकेला ई बचेगा, तो ई इज इक्वल टू आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। जैसा आप देख रहे हैं 4 पाई ऊपर भी है नीचे भी है, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और फॉर्मूला मिलेगा ई इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर यानी कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू स्मॉल r स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आपके सामने है इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड चार्ज्ड स्फीयर। एक ऐसा स्फीयर
जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और ये फार्मूला जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, ओके, वहाँ से इस चीज़ को ये जाहिर करेगा। ओके, इस फॉर्मूले के अंदर आप देखिए कि स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ द पॉइंट पी है, मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी है, या फिर रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है, और कैपिटल आर जो है इट इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, इसीलिए आप स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशंस को ध्यान में रखकर दो अलग अलग केस बना सकते हैं। यहाँ पर जो पहला केस जो हम बना सकते हैं वो कुछ इस तरह से होगा। केस 1, अगर पॉइंट पी कुरवी सतह के ऊपर मौजूद हो तो। अब आप इमेजिन करो कि पॉइंट पी जो है कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वो जो पॉइंट पी है इट लाइज ऑन द स्फीयर, यानी जो स्फेरिकल सरफेस है उसके ऊपर पॉइंट पी बैठा हुआ है। तो अगर आप पॉइंट पी को स्फीयर के ऊपर बैठा हुआ मान लेते हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी। इसमें अब आप ई की वैल्यू जो है वो अगर रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी ई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन जीरो इंटू स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की जगह पर भी कैपिटल आर रख दो, तो कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कट जाएगा, जो कुछ बचेगा वो होगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो। जाहिर है के इज इक्वल टू 1 होगा फॉर फ्री स्पेस, तो के की जगह पर अगर 1 ले लेते हैं तो फॉर्मूला मिलेगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। तो ये जो फार्मूला है ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर हमको मिल गया। ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर इफ द पॉइंट पी इज ऑन द स्फीयर इटसेल्फ। ओके, अब यहाँ एक केस और बन सकता है और वो ये है कि मान लो पॉइंट पी जो है इट लाइज इनसाइड द स्फीयर, यानी हम यहाँ पर पॉइंट पी को स्फीयर के अंदर लेंगे। अगर हम ये इमेजिन करते हैं कि पॉइंट पी स्फीयर के अंदर है तो डेफिनेटली उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से यानी स्मॉल आर, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी कैपिटल आर से। मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन में स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिए, हमने शुरुआत में ही बोला था कि जब हम किसी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट को, किसी क्लोज्ड बॉडी को चार्ज करते हैं यानी उसको चार्जेस देते हैं, तब वो चार्जेस उसके अंदर नहीं रुकते, बल्कि वो चार्जेस फौरन बाहर आ जाते हैं और बाहर वो तकसीम हो जाते। ओके, तो अगर चार्जेस जिस्म के बाहर अगर चले गए हैं, इसका मतलब उसके अंदर वाले जो पोर्शन है उस पर्टिकुलर स्फीयर का, तो वहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। और अगर वहाँ कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर विल बी ज़ीरो, यानी क्योंकि चार्जेस नहीं है इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी और सिग्मा ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये एक यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अपने आज के सेकंड टॉपिक की तरफ, और वो सेकंड टॉपिक ये है कि चलिए अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पर। हमारा आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर। मतलब एक बहुत लंबा, एक तवील एक वायर है, उस वायर को चार्ज किया गया और उस चार्ज वायर के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, मतलब जो वायर की हिद्दत बनेगी, उस वायर की हिद्दत को हमको मालूम करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ओके, गॉस लॉ को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मालूम करना है। इसके लिए जो डायग्राम हम यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी। आप देखिए यहाँ इस फिगर में जो आपको एक सिलेंडर नज़र आ रहा है, जो इस्तावाना दिख रहा है, तो ये एक लंबा वायर है। इस वायर की लंबाई इनफाइनाइट है, मतलब बहुत लंबा, बहुत तवील वायर है। और इस वायर को हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिया हुआ है, जिसका एरिया, जिसका हमने अर्जी तराशी का जो निस्कुत्र है वो कैपिटल आर लिया हुआ है। मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो गोल दायरा नुमा होगा, तो उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। आप ऐसा समझ लीजिए कि इस सिलेंडर के या इस वायर के सेंटर से, मतलब इसकी जो एक्सिस है, उस एक्सिस से स्मॉल आर दूरी पर
एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E बार जो है वो मालूम करना है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर पॉइंट P जो है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बार है, उस जैसे तमाम नुकात को आपस में जोड़ देंगे। यानी ऐसे तमाम नुकात लेंगे जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी है, उनको आपस में जोड़कर जब हम देखेंगे तो वो एक इमेजिनरी सिलेंडर बन जाएगा। एक ऐसा इमेजिनरी सिलेंडर बनेगा जो फिगर में डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, जो तसव्वुराती इस्तावाना है, इसे हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। उर्दू में इसे बोलेंगे गॉजी सतह। इस गॉसियन सरफेस की ख़ास बात यह होती है कि इसके तमाम नुकात पर बर की हिद्दत एक जैसी होती है। ओके, अब आप देखिए कि इस सिलेंडर के लिए, मतलब इस लंबे वायर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से मालूम करेंगे। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो तार हमने लिया है वो एक लंबा तार है, और उस लंबे तार को जब हमने चार्ज करे तो उसके चार्जेस उसकी लंबाई में तकसीम हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो कसाफत बनेगी, जो बरकी कसाफत यानी जो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर बनेगी, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी बनेगी, मतलब बरकी ख़ती कसाफत बनेगी। उस बरकी ख़ती कसाफत या लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होगा चार्ज अपॉन लेंथ। ओके, इस तरह से फार्मूला आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, या फिर अगर आपने एल को उधर शिफ्ट कर दिए तो फार्मूला बनेगा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो ये फार्मूला आ गया उन बरकी बारों का जो उस तवील लंबे वायर को जिन्होंने चार्ज किया हुआ है। अब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये जो मेटल वायर है, ये अगर किसी मीडियम में अगर रखा हो, ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के हो जाएगी। और अगर ऐसी सूरत में, मतलब किसी मीडियम के वास्ते अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस मीडियम में गॉस थ्योरम अगर हम यूज़ करेंगे, यानी गॉस का जो कानून है, गॉस लॉ जो है वो अगर यूज़ करेंगे, तो बरकी नफाज यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन ज़ीरो। लेकिन अगर आप किसी जिस्म को खला में या हवा में लेते हैं तो फिर के की वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, और अगर के की वैल्यू 1 ले लिए तो फार्मूला बनेगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। आप एप्सिलॉन ज़ीरो को उधर शिफ्ट कर दो, फार्मूला मिलेगा क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप देखिए इक्वेशन 1 भी क्यू के लिए है और इक्वेशन 2 भी क्यू के वास्ते है, दोनों का मवाजना कर सकते हैं। जब आप दोनों को कंपेयर करोगे, फार्मूला मिलेगा फाई इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। इसमें से आप एप्सिलॉन ज़ीरो को शिफ्ट कर दो उधर, जैसे ही उसको शिफ्ट करेंगे आपको मिलेगा फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, और ये एक्चुअली उस बरकीना फास के लिए है जो उस वायर के चारों तरफ जो है वो तैयार होगी। ओके, अब हमने गॉसियन सरफेस लेना है। जब हम गॉसियन सरफेस लेंगे तो गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार। आप यहाँ पे डॉट हटा लो तो आ जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा जो है उसको आप अंदर ई के साथ ले सकते हैं, मतलब हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू डी एस इंटीग्रेशन में। लेकिन इंटीग्रेशन में डी एस का मतलब होगा एस। इस तरह से फाई इज इक्वल टू आ गया ई डी ई इंटू कॉस थीटा इंटू एस। ओके, अब आप फिगर को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ई बार और डी एस बार दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, एक ही लाइन में है एक्चुअली दोनों भी, और इसीलिए उनके बीच का एंगल ज़ीरो होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर थीटा ज़ीरो लेते हैं तो कॉस थीटा विल बी 1। ओके, इस वैल्यू को आप ऊपर के फॉर्मूले में अगर रखते हैं तो आपको फॉर्मूला मिलेगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी ई इंटू एस। अब आप देखिए यहाँ पर एस का मतलब रहेगा सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस जो है वो एक इमेजिनरी सिलेंडर है, एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी लेंथ एल है और जिसका रेडियस स्मॉल आर है। इसका मतलब जब आप उसके कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर अगर वो निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एल। ओके, तो इस तरह से आपको फाई के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू ई यानी कैपिटल ई इंटू 2 पाई आर एल। ये हमारी इक्वेशन 4 आ गई, और अब आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है उनको कंपेयर कर सकते हैं।
जैसे आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे आपको फॉर्मूला मिलेगा E इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। आप टू पाई आर एल को उधर शिफ्ट कर लो। जब आप उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, E इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो टू पाई आर इंटू एल। E इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन टू पाई आर, एल से एल कैंसिल हो गया। ये जो फार्मूला आपके सामने है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला किसी चार्ज्ड सिलेंड्रिकल वायर के चारों तरफ। ओके, यहाँ पर अगर हम किसी मीडियम में अगर इसको रखते हैं तो के लेना पड़ेगा और इस तरह से फार्मूला बनेगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन के एप्सिलॉन ज़ीरो टू पाई आर। लेकिन अगर आप हवा में या खला में अगर आप ले रहे हो, यानी फ्री स्पेस में अगर आप ले रहे हो तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर हम दो अलग अलग केस बना सकते हैं। पहला केस ये है कि मान लीजिए कि जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव हैं। अगर आप चार्जेस पॉजिटिव लेंगे तो जो चार्ज डेंसिटी होगी, मतलब जो ख़ती कसाफत होगी, बरकी ख़ती कसाफत जो होगी वो पॉजिटिव होगी। और अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। आप याद रखिए जब भी चार्जेस पॉजिटिव होते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्जेस होती है, यानी चार्जेस से बाहर की तरफ निकलेगी। इसलिए उनकी जो फिगर बनेगी वो फिगर कुछ ऐसी बनेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से बनना है। यानी ई बार की जो वैल्यू है इट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज्ड सिलेंडर। ओके, ये हो गया पहला केस। इसका उल्टा अगर आप दूसरा केस लेते हैं, मान लो कि तमाम बरकी बारों को आप निगेटिव ले लो, तो जब आप बरकी बारों को निगेटिव ले लेंगे तो उसकी जो कसाफत होगी, यानी बरकी ख़ती कसाफत या लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट विल बी निगेटिव। लैम्डा इज़ लेस देन ज़ीरो। तो जब आप उसको लेस देन ज़ीरो या निगेटिव लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो टुवर्ड्स द चार्ज सिलेंडर, यानी वो चार्जेस की तरफ आने वाली हो जाएगी और उसकी फिगर कुछ इस तरह से होगी। तो ई बार जो है वो टुवर्ड्स द चार्ज्ड सिलेंडर होगी। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड केस। यहाँ पर अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड सिलेंडर जो है वो मालूम कर लिया। अब हम अपने आज के इस लेक्चर के आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो है गॉस थ्योरम का या गॉस लॉ का आखिरी एप्लीकेशन, और वो है एक चार्ज्ड प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना। ओके, तो अब आप देखिए एक चार्ज्ड प्लेन शीट अगर है आपके पास चार्ज की हुई, तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसे मालूम करेंगे। यानी यहाँ पर आपको एक मुस्तवी नुमा एक वर्क, एक सफ़हा या आप उसे एक चादर कह सकते हैं, शीट, वो दी गई है और उसको चार्ज किया हुआ है और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो हमको मालूम करना है। तो देखिए इसकी जो फिगर बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर आपको ये जो रेक्टेंगुलर जो चीज़ नज़र आ रही है, मतलब मुस्ततिल नुमा जो चीज़ दिख रही है, वो एक प्लेन शीट है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं, यानी उसको चार्ज किया गया है। आप याद रखिए जब आप किसी शीट को चार्ज करते हैं तो उसके चार्जेस सिर्फ एक सरफेस पे नहीं रहते बल्कि दोनों सरफेस पे रहते हैं, यानी लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, या आप उसको बोल सकते हैं कि फ्रंट वाली सरफेस पर भी और बैक वाली सरफेस पर भी। अब आप एक काम कीजिए कि कोई एक सरफेस में आर डिस्टेंस के ऊपर, यानी स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर आप पॉइंट पी ले लो और पॉइंट पी के ऊपर बर की हिद्दत जो है ई बार वो मालूम कर लो। तो ये तो एक साइड हो गई। इतना ही आपको सेकंड साइड भी करना पड़ेगा। तो जब आप दूसरी साइड लेंगे तो आपको आर दूरी के ऊपर एक दूसरा पॉइंट पी डैश लेना पड़ेगा। उस पी डैश का भी एरिया जो है वो डी एस होगा और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बार होगी, वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज शीट होंगी। ओके, तो इस तरीके से हम फिगर जो बनाएंगे तो वो फिगर कुछ इस तरह से होगी जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही है। ओके, और इसमें आपको दोनों सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आप किसी शीट को, प्लेन शीट को लेकर उसको चार्ज करते हैं और वो चार्जेस उसमें चारों तरफ बिखर जाते हैं उसकी सरफेस पर, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला आ जाता है चार्जेस अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। मतलब सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन ए। यहाँ पर आप सरफेस एरिया ए ले सकते हैं। ओके, तो क्यू अपॉन ए, अब आप ए को शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ओके, अब आप ये जो फार्मूला यहाँ पर हमको मिला हुआ है तो इसको हम यूज़ करेंगे गॉस थ्योरम को यूज़ करके
इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हम मालूम करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आएगा वो डेफिनेटली कुछ ऐसा आएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। अब आप इसमें यहाँ पर Q की वैल्यू ले सकते हैं, मतलब ऊपर जो हमने Q की वैल्यू बनाए थे तो वो वैल्यू हम यहाँ ले सकते हैं। Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए है, तो हम यहाँ पर सिग्मा इंटू ए ले सकते हैं, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि जब आप प्लेन शीट लेते हैं तो उसकी दो सरफेस के ऊपर चार्जेस होते हैं, यानी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, या फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। तो और हमने लिया हुआ है एक तरफ P पॉइंट और एक तरफ P डैश पॉइंट। तो ऐसी सूरत में जब आप प्लेन शीट के लिए यानी उसके चारों तरफ R दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको मालूम करना है और वो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मालूम करना है, तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द पॉइंट P प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द पॉइंट P डैश। ओके, P पर भी और P डैश पर भी, दोनों तरफ आपको उसको लेना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस एट द पॉइंट P, इंटीग्रेशन ई डी एस एट द पॉइंट P डैश। इसमें आप देखो कि थीटा की वैल्यू तो ज़ीरो है, क्योंकि दोनों E और डी एस जो है वो पैरेलल टू ईच अदर है, इसलिए द एंगल थीटा विल बी ज़ीरो और कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ओके, तो थीटा 0 है, कॉस थीटा 1 है, और इंटीग्रेशन डी एस जो है वो ए है। ये वैल्यूज़ अगर आप यहाँ लेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा इस तरह से, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। जाहिर है ये हो जाएगा ई इंटू ए मतलब 2 टाइम्स ई इंटू ए, तो फाई इज इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स ई इंटू ए। यह आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लो, दोनों की वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ उनका मवाजना करो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ई ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देखो दोनों तरफ ए है, ऊपर ए से ए कट जाएगा, आप 2 को शिफ्ट कर दो, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन ज़ीरो। ये हमारा फाइनल फार्मूला रहेगा एक चार्ज शीट के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज प्लेन शीट, उसके लिए फार्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ज़ीरो होता है। ओके, यहाँ पर एप्सिलॉन का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन ज़ीरो जो है इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर आप अगर मीडियम की बात करेंगे तो आप वहाँ पर के भी ले सकते हैं, यानी के एप्सिलॉन ज़ीरो भी लिया जा सकता है, यानी सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स के एप्सिलॉन ज़ीरो ऐसा भी ले सकते हैं इफ़ के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन विच द बॉडी इज़ प्रेजेंट। ओके, तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर, जिसमें हमने गॉस थ्योरम का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए गॉस लॉ का स्टेटमेंट और फिर गॉस लॉ के 3 अलग अलग एप्लीकेशंस जो हैं वो देखे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। साथ ही साथ आप इस लेक्चर को देख कर इसके नोट्स भी बनाते जाइए। इंशाल्लाह लेक्चर के आखिरी में आपको कंप्लीट नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ओके, स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।